हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गोलू सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9वीं के अध्याय 12 जिसका नाम है ज्यामिति आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति। तो इस अध्याय में मैं आपको किसी प्रश्नावली के स्पेशली क्वेश्चन में जाके कोई क्वेश्चन बताने वाला नहीं हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आज क्या बताने वाले हैं। तो मैं आज आपको इस अध्याय में आने वाले जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है उन्हीं के बारे में बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए आपको मैं ले चलता हूं उन परिभाषाओं की ओर। तो पहला आपका परिभाषा जो आएगा वो आएगा आकृतियों में परिवर्तन के आधार पर। किस पर? परिवर्तन के आधार पर। तो पहला परिभाषा आएगा हमारा दृढ़ परिवर्तन। क्या होगा हमारा? दृढ़ परिवर्तन। तो देखिए दृढ़ परिवर्तन होता क्या है। तो दृढ़ परिवर्तन, यदि कोई आकृति हमको दिया गया है और उस आकृति में हम कुछ बदलाव करते हैं, तो बदलाव करने का मतलब, यदि मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पर मैं आपको एक घनाभाकार एक आकृति लेके आ गया। अब इस आकृति को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। अब यहाँ पर ले आकर मैं अब यहाँ पर रख दिया। पहले यहाँ पर था, अब मैं यहाँ पर रख दिया। तो इसके आकार में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो यदि किसी आकृति में हमने कोई बदलाव किया और बदलाव करने के बाद यदि दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो पहले आकृति और दूसरे आकृति दोनों के दोनों कैसा है? सर्वांगसम है। तो किसी आकृति में परिवर्तन होने के बाद भी मूल आकृति और परिवर्तित आकृति दोनों कैसा हो? सर्वांगसम हो, तो उसको हम कहेंगे दृढ़ परिवर्तन। तो चलिए इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। यदि किसी आकृति में परिवर्तन किया जाए या बदलाव किया जाए, परिवर्तन किया जाए तो परिवर्तित आकृति और मूल आकृति, परिवर्तित आकृति और मूल आकृति सर्वांगसम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दृढ़ परिवर्तन। तो उसे दृढ़ परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ परिवर्तन कहते हैं। ये लीजिए, ये हो गया हमारा पहला परिभाषा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे परिभाषा की ओर। अब दूसरा परिभाषा हमको मिलेगा अदृढ़ परिवर्तन। क्या मिलेगा? अदृढ़ परिवर्तन। अब आपको इस परिभाषा से समझ में आ गया होगा। दृढ़ परिवर्तन मतलब किसी आकृति को बदलने पर परिवर्तित आकृति और मूल आकृति यदि सर्वांगसम है तो वो होगा दृढ़ परिवर्तन, और सर्वांगसम नहीं है, यदि आप यहाँ पर आगे मूल आकृति सर्वांगसम ना हो तो उसको हम कहेंगे अदृढ़ परिवर्तन। मूल आकृति, सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं, मूल आकृति और परिवर्तित आकृति सर्वांगसम ना हो तो उसे हम कहते हैं, तो उसे अदृढ़ परिवर्तन कहते हैं। अदृढ़ परिवर्तन कहते हैं। ये हो गया हमारे पास दृढ़ और अदृढ़ परिवर्तन। अब तीसरा चीज जो आपको दिखाई दे रहा है वो है सममिति। तो देखते हैं सममिति होता क्या है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सममिति। और अधिकतर आपको जो प्रश्न मिलता है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सममिति सिर्फ अभी के लिए यूज नहीं होने वाला है। ये सममिति आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फेस करने को मिलेगा। तो आप देखिए सममिति क्या होता है। यदि किसी आकृति को किसी अक्ष के परितः मोड़ा जाए तो मुड़े हुए आकृति दोनों साइड से पूरी तरीके से ढक ले, तब वो अक्ष क्या कहलाता है? सममित अक्ष कहलाता है। तो देखिए आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मेरे सामने में एक कार्ड या एक पेपर है। यदि इस पेपर को मैं इस तरीके से मोड़ूं, बीच से यदि मैं इसको मोड़ता हूँ, तो मोड़ने के बाद देखिए इधर वाला भाग और इधर वाला भाग एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लिया। तो ये जो अक्ष मिलेगा इसको मैं क्या कहूँगा? सममित अक्ष कहूँगा, और इस आकृति को सममित आकृति कहूँगा। तो यदि
इस तरीके से मोड़ता हूँ, देखिए यदि मैं इसको इस तरीके से मोड़ता हूँ तो ये आकृति पहले वाले आकृति को पूरी तरीके से ढक पाया क्या? नहीं ढक पाया। तो यहाँ पर जो अक्ष मिलेगा वो सममित अक्ष होगा क्या? नहीं होगा। तो आपको यही समझना है, यदि किसी आकृति को मैं किसी अक्ष की परिधि मोड़ूं और वो अक्ष जो है इस आकृति को पूरी तरीके से दोनों साइड से ढक ले तो वो क्या कहलाएगा? सममित अक्ष, और वो आकृति सममित आकृति कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं सममित होता क्या है। किसी अक्ष की परितः, इसको हम सममिति के लिए हम कह सकते हैं सममित अक्ष कह सकते हैं। किसी अक्ष की परितः किसी आकृति को मोड़ने पर, किसी आकृति को मोड़ने पर दोनों साइड या दोनों तरफ या दोनों पक्ष कह सकते हैं, आप चाहो तो अपने शब्द में दोनों साइड पूरी तरीके से ढक जाए, पूरी तरह से ढक जाए तो उसे सममित आकृति कहते हैं। सममित आकृति कहते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं। अब आपको तो सममित की मैं आपको परिभाषा बता दिया, लेकिन इसमें सममित की परिभाषा आने के बजाय कोई आकृति दिया जाएगा। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आयत में कितने सममित अक्ष होता है, तो जैसे कि आपको मैं एक आयत बता देता हूँ। ये देखिए, एक आयत हमने प्राप्त कर लिया। इस आयत को हम कितने तरीके से मोड़ सकते हैं? एक को हम यहाँ पर से मोड़ सकते हैं। देखिए इसमें कितने सममित अक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये आपके प्रश्न में आ सकता है या खाली स्थान आ सकता है। आयत में सममित अक्षों की संख्या खाली स्थान होता है। तो देखिए इसमें सममित अक्षों की संख्या एक बार हम यहाँ पर से मोड़ सकते हैं इस तरीके से, और एक बार हम यहाँ पर से मोड़ सकते हैं। तो आयत में सममित अक्षों की संख्या कितना हो गया? 2। अब मान लो आयत के बजाय क्या मिल जाएगा? वर्ग। ये हमारे पास क्या आयत है, अब हमारे पास क्या मिल जाएगा? मान लो वर्ग मिल जाएगा। देखिए ये हमको प्राप्त हो गया क्या? वर्ग। वर्ग में सममित अक्षों की संख्या क्या होगा? देखिए आप वर्ग को यहाँ पर से मोड़ेंगे तो भी सममित अक्ष प्राप्त होगा, यहाँ पर से मोड़ेंगे तो भी सममित अक्ष प्राप्त होगा, और यहाँ से मोड़ेंगे तो भी, और यहाँ से मोड़ेंगे तो भी। इसमें कितने सममित अक्ष प्राप्त होगा? तो इसमें सममित अक्षों की संख्या क्या हो गया? 4। अब मान लो हमको मिलता है समबाहु त्रिभुज। देखिए ये हमारा हो गया क्या? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज इसमें आपको सममित अक्षों की संख्या एक यहाँ पर से मोड़ेंगे तब मिलेगा, यहाँ पर से मोड़ेंगे तब भी मिलना है, और यहाँ से मोड़ेंगे तब भी मिलेगा। मतलब इसमें सममित अक्षों की संख्या कितना हो गया? 3। ये किसके लिए हो गया? समबाहु त्रिभुज के लिए। अब आ जाता है हमारे पास समबाहु त्रिभुज के बाद समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज इसमें कितने सममित अक्ष होगा उसको देख लीजिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसमें दो भुजाएं बराबर हो। तो मान लो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, तो इसमें सममित अक्षों की संख्या होगा सिर्फ 1। सममित अक्षों की संख्या कितना होगा? 1। ये हो जाएगा हमारे पास सममित अक्षों की संख्या 1। तो इस तरीके से आकृतियों के आधार पर आपको सममित अक्ष पूछा जाएगा। तो प्रश्न में आपको इतना ही आपको दे सकते हैं। तो इस परिभाषा को अच्छे से याद कर लीजिएगा और इन आकृतियों में सममित अक्षों की संख्या को याद कर लीजिएगा, और इससे बाहर आपको कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, क्योंकि मुझे पता है कि अधिकतर स्कूलों में अध्याय 12 को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता, तो वहाँ बच्चे बिल्कुल भी जान नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से वो बच्चे अध्याय 12 से भी अवगत हो जाएंगे, जिससे उनको एग्जाम में कोई भी टेंशन या कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए और उनको एग्जाम के लिए हेल्प करिए। थैंक यू।